to chapter solution महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्युबिलिटी और टेम्परेचर इनके बीच जो रिलेशन हमने लास्ट टाइम देखा था, तो सॉल्युबिलिटी ये कैसे चेंज होते जाती है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी भी चेंज होती है। इसकी हम स्टडी यहाँ पर करने वाले हैं और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्राफ की भी हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं और कंपैरेटिव स्टडी करने वाले हैं। यहाँ पर हम 4-5 अलग अलग सॉल्ट्स लेने वाले हैं और उनकी सॉल्युबिलिटी अलग अलग टेम्परेचर पर हम चेक करने वाले हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर उनकी सॉल्युबिलिटी में चेंज आएगा या नहीं आएगा। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर स्क्रीन पर आप देखिए एक इक्वेशन लिखा है। इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। जो पहला इक्वेशन है नंबर 1, CaCl2 यानी कि कैल्शियम क्लोराइड, इसकी फिजिकल स्टेट ब्रैकेट में लिखी है सॉलिड, प्लस H2O की फिजिकल स्टेट लिक्विड, और डबल हेडेड एरो है यानी कि ये इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है और आपको क्या मिल रहा है, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड का एक्वियस सॉल्यूशन यानी कि पानी में तैयार किया हुआ सॉल्यूशन प्लस हीट, ऐसा लिखा है। तो अब इस इक्वेशन को देखकर हमको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मिल रही है। सबसे इंपॉर्टेंट जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन हमको मिल रही है कि यहाँ पर डबल हेडेड एरो है। इसका मतलब ये सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, अनसैचुरेटेड होना चाहिए या सैचुरेटेड होना चाहिए। बिल्कुल सही, ये सॉल्यूशन सैचुरेटेड होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में ही आपको डायनामिक इक्विलिब्रियम देखने को मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट, सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब क्या कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट जो डिसॉल्व हुआ सॉल्यूट है वो उसका कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम है। तो यहाँ पर सॉल्यूट का जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगा सॉल्यूशन में वो मैक्सिमम रहेगा, तब हम उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लास्ट टाइम हमने देखा है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें आपने इतना सॉल्यूट डाला है कि अब सॉल्यूट का डिसॉल्व होना बंद हो गया है, स्टॉप हो गया है। उस सिचुएशन को, उस पॉइंट को, उस स्टेज को हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो डियर स्टूडेंट, एक्चुअली हमको यहाँ पढ़ना क्या है कि इस इक्वेशन को देखकर आपको बताना है कि ये जो कैल्शियम क्लोराइड को हम वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, तो इसका जो डिसॉल्यूशन प्रोसेस है ये आपको कैसा नजर आ रहा है, एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, सोच कर बताना। इसके लिए आपको ये डिसाइड करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि इस इक्वेशन में हीट कौन से साइड में लिखा है, इक्वेशन के लेफ्ट साइड में लिखा है या राइट साइड में लिखा है। बिल्कुल सही कहा आपने कि राइट साइड में लिखा है। इसका मतलब यहाँ पर हीट जब राइट साइड में लिखी होती है इक्वेशन के, तो इसका क्या मतलब होता है कि हीट बाहर निकल रही है, हीट इवॉल्व हो रही है। ओके, तो जब हीट इवॉल्व होती है, हीट रिलीज होती है, तो हम उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, बिल्कुल सही है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो ये कैल्शियम क्लोराइड का जो डिसॉल्यूशन है ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यहाँ पर हीट इवॉल्व होने वाली है। ओके, तो कभी कभी क्या होता है कि हम यहाँ पर राइट साइड में प्लस हीट ऐसा लिखने के बजाय हमारे पास और एक ऑप्शन है कि इसको ऐसा लिखने के बजाय हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर हीट की जगह पर लिखते हैं डेल्टा H, उसके बेस पर लिखते हैं SOLN, ये लिखते हैं। तो इसका मतलब है, ये डेल्टा H का मतलब है हीट ऑफ सॉल्यूशन, या दूसरा नाम है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन या हीट ऑफ सॉल्यूशन की जो वैल्यू रहेगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट बाहर निकल रही है, इसलिए यहाँ पर जो वैल्यू रहेगी उसकी नेगेटिव वैल्यू रहेगी। समझ में आ रहा है बच्चों आपको कि डेल्टा H की वैल्यू कैसी रहेगी, नेगेटिव। तो हम एक्सोथर्मिक इक्वेशन को दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि आप प्लस हीट लिख दीजिए जैसा हमने यहाँ पर लिखा है, या अगर आपको प्लस हीट नहीं लिखना है तो आप फिर उसके बजाय क्या करेंगे, डेल्टा H सॉल्यूशन इज इक्वल टू नेगेटिव लिखेंगे। ओके,
तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है कैल्शियम क्लोराइड का डिसॉल्यूशन। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका जो डिसॉल्यूशन है वो बढ़ेगा या कम होगा। ध्यान से सुनिएगा, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका डिसॉल्यूशन कम होगा या ज़्यादा होगा, ये हमको डिसाइड करना है। तो हम जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे यानी कि हीट बढ़ा रहे हैं बच्चों, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हीट बढ़ाना पड़ेगा। यानी इस इक्वेशन के राइट साइड में जो फैक्टर नज़र आ रहा है हीट, ये आपको इसकी मिकदार बढ़ाना पड़ेगी। तो जब हीट बढ़ जाएगी तो राइट साइड बढ़ जाएगी, ओके, और इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। उस इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए, ओके, यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम शिफ्ट होना चाहिए। और कौन से डायरेक्शन में शिफ्ट होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में। आपने जिस साइड में चेंज लाया है उस साइड के अपोजिट डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट होना चाहिए। आपने चेंज कहाँ पर लाया है, इस इक्वेशन के राइट साइड में लाया है। क्या चेंज लाया है, आपने हीट बढ़ा दी है। हीट बढ़ा दी है यानी कि आपने टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ा दिया है इस इक्वेशन का। तो फिर क्या होगा, इक्वेशन लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर सॉलिड कैल्शियम क्लोराइड आपको ज़्यादा मिकदार में मिलेगा, और कैल्शियम क्लोराइड में का जो एक्वेस सॉल्यूशन है उसमें कॉन्सेंट्रेशन कैल्शियम क्लोराइड का कम रहेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ बच्चों कि यहाँ पर सॉल्युबिलिटी कैल्शियम क्लोराइड की ज़्यादा हुई है या कम हुई है। अभी मैंने क्या कहा आपको, इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट हो रहा है, लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो रहा है, इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है, ओके। यानी यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड जो कि सॉलिड है इसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी बच्चों, इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि कैल्शियम क्लोराइड जो डिसॉल्व स्टेट में है इसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। समझ में आ रहा है बच्चों। चलिए अब सेकंड केस हम स्टडी करते हैं कि सपोज मैंने हीट बढ़ाने के बजाय हीट कम कर दी है। हीट कम कर दी है यानी कि टेम्परेचर कम कर दिया है, ओके। तो फिर क्या होगा, यहाँ पर ये फैक्टर, हीट का जो फैक्टर है ये कम हो रहा है, फिर से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो रहा है। तो इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना जरूरी है अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर प्रिंसिपल। ली चैटेलियर ये कहता है कि आप इक्विलिब्रियम को मेंटेन कीजिए। तो फिर इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए यहाँ पर चेंज आपने इधर लाया है और हीट कम हो गई है, उसको मेंटेन करने के लिए, उसको बरकरार रखने के लिए इक्विलिब्रियम कौन सी साइड में शिफ्ट होगा बच्चों, लेफ्ट में शिफ्ट होगा कि राइट में शिफ्ट होगा, राइट में शिफ्ट होगा। क्यों, क्योंकि आपने हीट कम कर दी है, आपने टेम्परेचर कम कर दिया है, ओके, इसलिए इक्विलिब्रियम राइट में शिफ्ट होगा। तो अब आप सोचकर बताइए कि किसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, एक्वेस सॉल्यूशन में जो कैल्शियम क्लोराइड है उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, या अनडिसॉल्व स्टेट में जो कैल्शियम क्लोराइड है जिसको आप सॉलिड कैल्शियम क्लोराइड बोल रहे हो उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। यहाँ पर इक्विलिब्रियम कौन से साइड में शिफ्ट हो रहा है, राइट साइड में। बिल्कुल सही सोचा आपने, यानी यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड जो एक्वेस सॉल्यूशन में है, जो डिसॉल्व स्टेट में है, वो उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा और सॉलिड कैल्शियम क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, यहाँ पर सॉल्युबिलिटी बढ़ी है या कम हुई है, सॉल्युबिलिटी बढ़ी है, ओके। तो यहाँ पर जब हीट कम कर देंगे, टेम्परेचर कम कर देंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। आपको समझ में आ रहा है ये। चलिए हम और एक एग्जांपल देखते हैं। अब ये सेकंड एग्जांपल आप देखिए, NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट सॉलिड स्टेट में है, इसको आपने वाटर में डिसॉल्व किया, वाटर जो कि लिक्विड स्टेट में है, प्लस हीट लिखा है, और हीट कौन से साइड में लिखा है, लेफ्ट साइड में लिखा है। फिर से डबल हेडेड एरो है, इसका मतलब ये सॉल्यूशन कौन सा है, सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, सैचुरेटेड है, क्योंकि यहाँ पर डबल हेडेड एरो बताया गया है। डायनामिक इक्विलिब्रियम यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। और राइट साइड में क्या लिखा है, NH4NO3 मतलब अमोनियम नाइट्रेट का एक्वेस सॉल्यूशन आपको मिला है। इस इक्वेशन को देखकर आपको ये डिसाइड करना है कि अमोनियम नाइट्रेट को जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये प्रोसेस, डिसॉल्यूशन की प्रोसेस आपको कैसी नजर आ रही है, एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। इसके लिए आप क्या देखेंगे बच्चों, हीट कौन से साइड में लिखी है इक्वेशन के, लेफ्ट में है या राइट में है।
लेफ्ट में है। तो फिर जब लेफ्ट में होती है तो हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, और जब हीट एब्जॉर्ब होती है तो हम उसे क्या कहते हैं बच्चों, एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो यहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट का जो डिसोल्यूशन है ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। यहाँ पर सेकंड जो मेथड है इसको लिखने का, कि अगर आपको सपोज यहाँ पर प्लस हीट ऐसे नहीं लिखना है, ये कैंसिल कर देना है, तो आप बिल्कुल कैंसिल कर दे सकते हैं। फिर आप क्या लिखेंगे बच्चों, NH4NO3 प्लस H2O डबल हेडेड एरो NH4NO3 एक्यूएस। और ये हीट आप कहाँ लिखेंगे, इस इक्वेशन के लास्ट में, यहाँ इस तरह से डेल्टा H सॉल्यूशन जैसा हमने अभी देखा। और इसकी वैल्यू कैसी रहेगी, एंडोथर्मिक में नेगेटिव रहेगी या पॉजिटिव रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। इस तरह से डेल्टा H सॉल्यूशन इज इक्वल टू पॉजिटिव। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ये तय हो गया है। चलिए अब हम अमोनियम नाइट्रेट की सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी पर क्या असर होगा और टेम्परेचर कम करने पर सॉल्युबिलिटी पर क्या असर होगा। पहले हम क्या डिसाइड करेंगे, सपोज ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ये तो डिसाइड हो गया कि सपोज हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया है। टेम्परेचर बढ़ाया है मतलब आपने हीट बढ़ा दी है। हीट कौन से साइड में दिख रही है आपको, इक्वेशन के लेफ्ट साइड में दिख रही है। ओके, तो इक्वेशन के लेफ्ट साइड में आपने जब हीट बढ़ा दी है यानी कि टेम्परेचर बढ़ा दिया है, यानी कि फिर इक्विलिब्रियम क्या हो गया है, डिस्टर्ब हो गया है। तो इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना जरूरी है। तो अब इक्विलिब्रियम कौन से साइड में शिफ्ट होगा, आपने चेंज इधर लाया है लेफ्ट साइड में। ओके, तो अब इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, राइट साइड में शिफ्ट होगा, इस तरह से। ओके, तो फिर अब आप मुझे बताइए कि अमोनियम नाइट्रेट के एक्वेस सॉल्यूशन में किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा, सॉलिड का या डिसॉल्व अमोनियम नाइट्रेट का। बिल्कुल सही बताया आपने, जो डिसॉल्व अमोनियम नाइट्रेट है उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा। कब, जब आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया है, आपने हीट बढ़ा दी है। तो कहने का मतलब क्या हम नतीजा निकाल सकते हैं यहाँ से, कि जब टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो अमोनियम नाइट्रेट की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी कि कम होगी, हाँ बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पर अमोनियम नाइट्रेट जो कि डिसॉल्व स्टेट में है, एक्वेस सॉल्यूशन में जो अमोनियम नाइट्रेट है इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ चुका है। यानी हम ये कह सकते हैं कि अमोनियम नाइट्रेट की सॉल्युबिलिटी बढ़ गई है। कब बढ़ी है, जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया है। ओके, अब हम उसके जो सेकंड केस है वो कंसिडर करेंगे कि सपोज हमने टेम्परेचर कम कर दिया है, यानी कि हमने हीट कम कर दी है। ओके, तो अब यहां पर आपने जो चेंज लाया, हीट में चेंज लाया कि आपने हीट कम कर दी है। ओके, तो अब हीट कम करने की वजह से, यानी कि टेम्परेचर कम करने की वजह से इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया है। अब इस इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए ये इक्विलिब्रियम कौन से डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर प्रिंसिपल। बिल्कुल सही बताया आपने, लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा, क्योंकि आपने जो चेंज लाया है आपने हीट कम कर दी है। ठीक है, तो अब इक्विलिब्रियम लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा। तो अब किसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, डिसॉल्व अमोनियम नाइट्रेट का बढ़ेगा या अनडिसॉल्व अमोनियम नाइट्रेट का बढ़ेगा, यानी कि सॉलिड का बढ़ेगा या एक्वेस सॉल्यूशन में जो अमोनियम नाइट्रेट है उसका बढ़ेगा। किसका बढ़ेगा, इक्विलिब्रियम कौन से साइड में शिफ्ट हो रहा है, लेफ्ट साइड में। इसका मतलब जो सॉलिड अमोनियम नाइट्रेट है उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। कब, जब आपने टेम्परेचर कम किया। इसका मतलब क्या हुआ कि जब टेम्परेचर कम किया जाएगा तो अमोनियम नाइट्रेट की सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। समझ में आ रहा है बच्चों, ठीक है। चलिए आपको और अच्छा मैं समझाने की कोशिश करता हूं। ये थर्ड एग्जाम्पल जो आपके बुक में जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन भी नीचे पूछा गया था बॉक्स में, उसी की हम बात करेंगे। ये नजर आ रहा है आपको Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट। इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखिए और आप बताइए Na2SO4 कौन सी स्टेट में, सॉलिड स्टेट में। आपने उसको H2O जो कि लिक्विड स्टेट में है उसमें डिसॉल्व किया, आपको Na2SO4 का एक्वेस सॉल्यूशन मिला प्लस हीट। तो इस इक्वेशन को देखकर आप बताइए कि ये इक्वेशन यानी कि क्या बता रहा है, डिसॉल्यूशन बता रहा है किसका, सोडियम सल्फेट का, किसके अंदर, पानी के अंदर। तो ये डिसॉल्यूशन आपको कैसा नजर आ रहा है, एक्सोथर्मिक है क्या एंडोथर्मिक है। इसके लिए आप इक्वेशन की कौन सी साइड देखेंगे, यहाँ पर लेफ्ट साइड देखना चाहेंगे कि राइट साइड देखना चाहेंगे। आपको हीट किधर नजर आ रहा है,
बिल्कुल सही है, आपको हीट राइट साइड में नजर आ रहा है, यानी यहाँ पर हीट जब राइट साइड में है इसका मतलब क्या हुआ कि हीट यहाँ पर इवॉल्व हो रही है, हीट रिलीज हो रही है, हीट बाहर निकल रही है। तो हम बाहर को क्या बोलते हैं, एक्सो, और अंदर को क्या बोलते हैं, एंडो। तो यहाँ पर एक्सो बोलना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस कैसी है बेटा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ओके। और सेकंड ऑप्शन, सपोज आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे यहाँ प्लस हीट नहीं लिखना है, तो बिल्कुल आप नहीं लिखे भी तो चलेगा। आपके लिए दूसरा ऑप्शन खुला है कि आप यहाँ पर इसी जगह पर क्या लिखेंगे, मेरे पास जगह कम इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ, लेकिन आप वो हीट की जगह पर ऐसे लिख सकते हैं, प्लस हीट कैंसिल करके डेल्टा एच सोल्यूशन इज इक्वल टू उसकी जो भी वैल्यू आएगी, जो भी मैग्नीट्यूड रहेगा उसका 20 50 जो भी रहेगा, लेकिन वो कैसा रहेगा, माइनस में रहेगा, माइनस मैग्नीट्यूड, यानी हीट यहाँ पर इवॉल्व हो रही है इसलिए। ठीक है। चलिए अब हम टेम्परेचर की बात करते हैं कि टेम्परेचर चेंज करने पर सोडियम सल्फेट की सॉल्युबिलिटी पर क्या असर होगा। तो आप पहले टेम्परेचर बढ़ाना चाहेंगे कि कम करना चाहेंगे, सबसे पहले क्या लेते हैं आप बोलिए, बढ़ाते हैं, अच्छा ठीक है। तो पहले टेम्परेचर बढ़ाकर देखेंगे। टेम्परेचर बढ़ाना है मतलब क्या बढ़ाना है, हीट बढ़ाना है। हीट आपको कौन से साइड में दिख रही है, राइट साइड में। अब हीट बढ़ गई, उसका मैग्नीट्यूड बढ़ गया, तो हमारा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया बच्चों। तो इस इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना जरूरी है। किसने बोला इक्विलिब्रियम को मेंटेन करो बोलकर, ली चैटेलियर ने कहा है। तो इसके हिसाब से, उसके प्रिंसिपल के हिसाब से हमको इक्विलिब्रियम मेंटेन करना चाहिए। तो इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए बोलिए आप, इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, राइट में शिफ्ट होगा कि लेफ्ट में शिफ्ट होगा। आपने हीट बढ़ा दी है, टेम्परेचर बढ़ा दिया है, हाँ बिल्कुल सही। तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, लेफ्ट साइड में, इस तरह से। समझ में आ रही है बात। तो इसका मतलब क्या हुआ, सॉलिड Na2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, और एक्वस सॉल्यूशन में जो सोडियम सल्फेट है जो कि डिसॉल्व हालत में है, उसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया। तो अब आप क्या नतीजा निकालेंगे यहाँ पर कि सॉल्युबिलिटी कम हुई है या बढ़ी है। बिल्कुल सही है, यहाँ पर सॉल्युबिलिटी कम हुई है। कब, जब आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो सॉल्युबिलिटी किसकी, सोडियम सल्फेट की कम हो गई है। चलिए सेकंड केस, सपोज आपने हीट कम कर दी है। हीट कम कर दी है यानी कि आपने टेम्परेचर कम कर दिया है। टेम्परेचर कम कर दिया है इसलिए इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना जरूरी है अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर प्रिंसिपल। तो अब इक्विलिब्रियम कौन से साइड में शिफ्ट होगा, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, राइट साइड में शिफ्ट होगा। ठीक है। तो इक्विलिब्रियम राइट साइड में शिफ्ट हुआ, इसका मतलब किसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा बच्चों, सॉलिड सोडियम सल्फेट का बड़ा है क्या एक्वस सॉल्यूशन का बड़ा है, एक्वस सॉल्यूशन का। तो अब आप क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी बढ़ी है क्या घटी है, बिल्कुल सही है, अब सॉल्युबिलिटी बढ़ी है। तो इस तरह से सॉल्युबिलिटी कम ज्यादा हो सकती है। और एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है, शायद आपकी भी माइंड में आ रहा होगा, एक कि सोडियम सल्फेट और अमोनियम नाइट्रेट, ये दोनों की जो डिसोल्यूशन की प्रोसेस है आपको कैसी नजर आ रही है, एंडोथर्मिक है। और यहाँ पर अभी हमने देखा कि कैल्शियम क्लोराइड की जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है ये एक्सोथर्मिक है। तो ऐसा क्यों है, तो इसका बहुत प्यारा जवाब यहाँ पर आपकी बुक में दिया है। जरा आप पहली लाइन पढ़िए, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड that there is no direct correlation between solubility and exothermicity और endothermicity। यानी इसमें कोई डायरेक्ट कोई कोरिलेशन नहीं है, कोई आपस में कोई ताल्लुक नहीं है कि कौन सा यहाँ पर कौन से सॉल्ट की एक्सोथर्मिक रहेगी और एंडोथर्मिक रहेगी, ये डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है। तो इसके लिए उसने यहाँ पर दो एग्जाम्पल कोट किए हैं। फॉर एग्जाम्पल, डिसोल्यूशन ऑफ CaCl2 इन वाटर इज एक्सोथर्मिक and dissolution of ammonium nitrate is endothermic. Okay, the solubility of these increases with the temperature, ये हम देख चुके हैं। अब यहाँ पर फिगर 2.1 है, वो फिगर में क्या बताया गया है देखिए। फिगर 2.1 shows the result of experimental determination of solubilities of some ionic solid। आयोनिक सॉलिड किसे कहा जाता है बच्चों, ऐसे सॉलिड जिनमें आयंस मौजूद होते हैं, और ये सारे के सारे क्या होते हैं, सॉल्ट होते हैं। तो आयोनिक सॉलिड और कुछ नहीं बल्कि सॉल्ट है, नमक है।
तो आयनिक सॉलिड्स इन वाटर एट वेरियस टेम्परेचर फॉलोइंग आर सम एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम फिगर 2.1। तो फिगर 2.1 को हम जरा थोड़ा इसको जूम करेंगे, बड़ा करेंगे यहाँ पर, इसको आप ध्यान से देखो और इस फिगर को हम समझने की कोशिश करेंगे। अब आप इस ग्राफ को देखिए। ग्राफ में आपको दो एक्सिस नजर आ रहे हैं, एक है एक्स एक्सिस और दूसरा है वाई एक्सिस। तो जरा एक्स एक्सिस को देखिए आप। एक्स एक्सिस पर क्या रखा हुआ है? टेम्परेचर बताया गया है, और टेम्परेचर का यूनिट हमको कौन सा यूज करना है? डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर देखो बच्चों कहाँ से शुरू हो रहा है? 0 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद 20 डिग्री सेल्सियस, 40, 60, 80, 100। ओके, ये रेंज में हमको सॉल्युबिलिटी की स्टडी करना है। और वाई एक्सिस पर आपको सॉल्युबिलिटी नजर आ रही है, और सॉल्युबिलिटी जो बताई गई है उसका यूनिट क्या डिसाइड किया गया है कि ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ H2O। यानी ये जो भी फिगर्स आपको दिख रहे हैं वाई एक्सिस पर, जो भी वैल्यूज है, ये सब क्या है? ग्राम में है, और किसके है? सॉल्यूट के है, यानी जो भी सॉल्ट हम पढ़ रहे हैं वो। तो 50 ग्राम है, उसके बाद 100 ग्राम है, 150 ग्राम है, 200 ग्राम है और 250 ग्राम है। ओके, तो आप अगर देखते हैं कि 0 से 50 ग्राम के बीच में कितने टेंस आ रहे हैं? 5 टाइम्स, 10 10 10 ऐसे आ रहे हैं। 50 से 100 के बीच में भी डिफरेंस कितना आ रहा है? 50 का, यानी कि 10 10 का इक्वल डिस्टेंस है यहाँ पर, स्केल जो डिसाइड की गई है। 100 से 150 के बीच में कितना डिफरेंस है? 50 का है। तो हर एक में 50 का डिफरेंस है, उसके हिसाब से हम स्टडी करने वाले हैं। मैंने यहाँ पर आपकी आसानी के लिए एक टेबल तैयार कर रखा है। तो टेबल में डियर स्टूडेंट यहाँ पर 6 सॉल्ट हमको पढ़ना है। NaCl पहला सॉल्ट, दूसरा सॉल्ट KCl, तीसरा KBr, चौथा NaBr, पांचवा NaNO3 और छठा KNO3। और इनके पास यहाँ पर जो टेम्परेचर का रेंज है, हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको देंगे बच्चों? 0 डिग्री सेल्सियस पर सॉल्युबिलिटी कितनी है और 100 डिग्री सेल्सियस पर सॉल्युबिलिटी कितनी है। ओके, तो हम इसकी स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले हम NaCl को देखते हैं। तो NaCl को आप ध्यान से इस ग्राफ में देखिए और बताइए कि 0 डिग्री सेल्सियस पर NaCl की सॉल्युबिलिटी कितनी नजर आ रही है? आप ध्यान से देखो बच्चों। तो आपको ये यहां पर ये जो नजर आ रहा है कर्व, देखिए यहां पर आपको ये एक KCl का है और उसके ऊपर जो है ये NaCl का है। तो आप ऊपर वाला देखो बच्चों, NaCl का। तो अब यहाँ पर हम क्या कंसीडर करेंगे कि सपोज यहाँ पर ये 30 है और उसके ऊपर 35 है। तो हम ये कह सकते हैं कि NaCl की जो सॉल्युबिलिटी है कितनी है? 35 ग्राम। ओके, 35 ग्राम कितने टेम्परेचर पर? 0 डिग्री सेल्सियस पर। चलिए अब NaCl को आप 100 डिग्री सेल्सियस पर देखिए, यहां पर ये इस पॉइंट पर देखिए यहां पर। तो यहां पर कितना नजर आ रहा है? उसकी सॉल्युबिलिटी में कितना चेंज आ रहा है? देखिए आप, बहुत माइनर चेंज है, तो थोड़ा सा ऊपर गया है, यानी हम इसको बोल सकते हैं कि 40 ग्राम। यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे उसकी सॉल्युबिलिटी 35 ग्राम है, जबकि 100 डिग्री सेल्सियस पे उसकी सॉल्युबिलिटी 40 ग्राम है। तो डिफरेंस कितने का हुआ बच्चों? 5 ग्राम का। यानी यहाँ पर सॉल्युबिलिटी बड़ी है। शुरू में 35 थी और 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया, तो अब उसकी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ गई। कितनी हो गई? 40 ग्राम। चलिए अब हम KCl को देखते हैं। KCl आप अच्छे से ग्राफ में देखिए। तो KCl की 0 डिग्री सेल्सियस पे कितनी सॉल्युबिलिटी नजर आ रही है? ध्यान से देखो आप, कितना है? बिल्कुल सही है, आप इसको कंसीडर कीजिए 30 ग्राम है। ओके, और 100 डिग्री सेल्सियस पे उसकी सॉल्युबिलिटी कितनी हो गई बच्चों? देखो आप अच्छे से, 50 के थोड़ा ऊपर है ना, तो हम क्या बोलेंगे इसको? 51 ग्राम हो गई। ओके, चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। KBr को देखो। KBr तो 0 डिग्री सेल्सियस पर KBr की सॉल्युबिलिटी कितनी नजर आ रही है? KBr को देखो। हाँ, तो 50 के ऊपर है, यानी हम उसको क्या बोलेंगे? 60 बोलेंगे। ये 60 ग्राम है।
60 ग्राम। और 100 डिग्री सेल्सियस पे केबीआर की सॉलिबिलिटी कितनी नजर आ रही है? देखो आप अच्छे से, 100 से थोड़ा ऊपर है तो हम ऐसे कंसिडर करते हैं इसको 110 डिग्री। ओके, चलिए उसके बाद NaBr को देखिए आप। NaBr 0 पर कितना है देखिए, देखिए अच्छे से 110, इसको हम क्या बोलेंगे, NaBr की 110 है। ओके, 110 ग्राम। और 100 डिग्री सेल्सियस पे NaBr की सॉलिबिलिटी कितनी नजर आ रही है? हाँ, इसको हम कंसिडर करेंगे 125। ओके, चलिए NaNO3 को देखिए आप, सोडियम नाइट्रेट। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे NaNO3 की सॉलिबिलिटी कितनी नजर आ रही है? यस, यानी हम इसको कितना कंसिडर करेंगे, 75 ग्राम। 75 ग्राम। और 100 डिग्री सेल्सियस पे कितनी नजर आ रही है? 160 ग्राम। आप ग्राफ को अच्छे से देखो बच्चों, 160 ग्राम। अब लास्ट देखेंगे हम KNO3, दिखा आपको? तो 0 डिग्री सेल्सियस पे इसकी सॉलिबिलिटी कितनी है? 25 कंसिडर करते हैं, 25 ग्राम। ग्राफ को देखो बच्चों आप अच्छे से। और 100 डिग्री सेल्सियस पे इसकी सॉलिबिलिटी कितनी है? यस, 240 कंसिडर करेंगे, 240 ग्राम। तो एक पूरा टेबल हमारे पास आ गया है। अब आप इस टेबल को ध्यान से देखिए। हमको सबसे पहले ऐसे सॉल्ट देखना है जिनकी सॉलिबिलिटी में जो चेंज आया है बहुत कम चेंज आया है, स्मॉल चेंज आया है सॉलिबिलिटी में। ऐसे कौन कौन से सॉल्ट यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं? सबसे पहले NaCl देखिए, 35 ग्राम से 40 ग्राम हो गया, यानी सिर्फ 5 ग्राम का चेंज आया है। तो हम बोल सकते हैं कि ये स्मॉल चेंज है, ये स्मॉल चेंज है। उसके बाद KCl को देखो बच्चों, KCl में शुरू में 30 ग्राम था और उसके बाद 51 ग्राम, तो ये भी स्मॉल चेंज है बच्चों। उसके बाद NaBr को देखो आप, शुरू में 110 ग्राम था और बाद में 125 हो गया, सिर्फ 15 इंक्रीज हुए हैं, तो ये भी स्मॉल चेंज है बच्चों, ये स्मॉल चेंज है। अब जो बिग चेंज है, बड़े चेंजेस जो आए हैं, तो आप KBr को देखो बच्चों। KBr 60 ग्राम था शुरू में उसकी सॉलिबिलिटी और बाद में कितनी हो गई, 110, तो ये बिग चेंज है बच्चों। उसके बाद आप NaNO3 को देखो, NaNO3 शुरू में कितनी है, 75 ग्राम और उसके बाद कितनी हो गई, 160 ग्राम, ये भी बिग चेंज है। KNO3 को देखो आप, शुरू में कितनी है, 25 ग्राम और 100 डिग्री सेल्सियस पे कितनी है, 240 ग्राम, ये भी बिग चेंज है बच्चों। समझ में आ रहा है आपको? तो अब हम यहाँ पर कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करने वाले हैं। देखिए, जो पहला कंक्लूजन है, सॉलिबिलिटीज ऑफ NaBr, NaCl एंड KCl चेंज स्लाइटली विथ टेम्परेचर। यानी NaBr, अभी हमने जो देखा, NaBr, NaCl और KCl, इनकी सॉलिबिलिटी में बहुत मामूली चेंज आया है, स्मॉल चेंज आया है, ये इसका मतलब है। उसके बाद सेकंड पॉइंट देखिए, सॉलिबिलिटीज ऑफ KNO3, NaNO3 एंड KBr इंक्रीज एप्रिशिएबली विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। एप्रिशिएबली यानी यहाँ पर बिग चेंज आया है इनकी सॉलिबिलिटी में। कौन कौन है वो देखिए आप फिर से एक बार, KNO3, NaNO3 और KBr, इनकी सॉलिबिलिटी में बहुत बड़ा चेंज आया है। ओके, चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। सॉलिबिलिटी ऑफ Na2SO4 डिक्रीजेस विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो Na2SO4 तो ये ग्राफ में बताया गया नहीं है, ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिए हैं, इसका इक्वेशन देखकर हमने ये डिस्कस किया है। चलिए आगे क्या लिखा है देखते हैं। द सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर, अब किसकी बात हो रही है, गैस इन वाटर की बात हो रही है, गैस इन वाटर। अब तक हम किसकी बात कर रहे थे,
सॉलिड इन वाटर की बात कर रहे थे, अब गैस इन वाटर। द सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर यूजुअली डिक्रीजेस with increase of temperature. When gases are dissolved in water, the gas molecules in liquid phase are condensed. The condensation is an exothermic process. The solubility of gases in water must decrease as temperature is raised. चलिए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों इस एग्जाम्पल को देखिए आप कि वाटर जो कि लिक्विड स्टेट में है और वाटर को हम स्टीम यानी कि भाप में कन्वर्ट कर रहे हैं। भाप यानी गैसियस स्टेट है, तो पानी जो कि लिक्विड है उसको आप भाप में तब्दील कर रहे हो, भाप में कन्वर्ट कर रहे हो, स्टीम में कन्वर्ट कर रहे हो, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जब वाटर ये स्टीम में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? बिल्कुल सही है, वेपराइजेशन या इवापोरेशन। तो यहाँ पर जो फॉरवर्ड प्रोसेस है उसका नाम क्या है बच्चों? वेपराइजेशन। और उसकी अपोजिट प्रोसेस देखो आप, अपोजिट प्रोसेस में क्या हो रहा है कि जो स्टीम है, भाप है, ये फिर से वाटर में कन्वर्ट हो रही है, गैस ये लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों? कंडेंसेशन। ओके, तो व्हाट इज वेपराइजेशन? Conversion of liquid into gas is called as vaporization. What is condensation? Conversion of gas into liquid is called as condensation. अब आप मुझे बताओ बच्चों कि यहाँ पर वेपराइजेशन ये प्रोसेस कैसी है? एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है? वाटर को भाप में तब्दील करने के लिए पानी को गर्म करना पड़ेगा या ठंडा करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? गरम करना पड़ेगा ना, तब कहीं जाकर वो गरम होगा, फिर उबलेगा, उबलने के बाद उसमें से भाप निकलेगी। तो वेपराइजेशन क्या हुआ? आपको पानी को गर्म करना पड़ रहा है, पानी के जरिए हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो वेपराइजेशन क्या हुआ? एंडोथर्मिक हुआ, एक्सोथर्मिक हुआ? बिल्कुल सही है, वेपराइजेशन ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अब कंडेंसेशन, कंडेंसेशन में क्या हो रहा है कि आप भाप को लिक्विड यानी वाटर में कन्वर्ट कर रहे हो, तो भाप को आप गर्म करेंगे कि ठंडा करेंगे? ठंडा करेंगे। तो कंडेंसेशन, यहाँ पर कंडेंसेशन यानी कूलिंग है, तो कंडेंसेशन ये क्या हुआ? एक्सोथर्मिक हुआ, एंडोथर्मिक हुआ? हीट बाहर निकलेगी या एब्जॉर्ब होगी? बाहर निकलेगी। तो इसलिए कंडेंसेशन को हम क्या बोल रहे हैं? एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोल रहे हैं। समझ में आ रही है बात आपको? तो ये एकदम क्लियर हो गया अब यहाँ पर कि वेपराइजेशन ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है और कंडेंसेशन ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। डियर स्टूडेंट, जब आप सपोज आपने एक वेसल में वाटर लिया है और इसमें आप गैस पास कर रहे हो, ओके, इस तरह से। अभी आप देखिए यहाँ पर 4 वेसल्स नजर आ रहे हैं। वेसल हम इनको नाम दे देते हैं। वेसल ए है, ये वेसल बी है, ये वेसल सी है और ये वेसल डी है और ये वेसल ए है। चलिए, वेसल ए में वाटर है और वाटर का टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस है। उस वाटर में आप गैस पास कर रहे हो। वेसल बी में जो वाटर है उसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, उसमें भी आप गैस पास कर रहे हो। वेसल सी में भी वाटर है लेकिन उसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस, उसमें भी गैस पास कर रहे हो। और वेसल डी में भी वाटर है, उसका टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस, उसमें भी गैस पास कर रहे हो। खास बात यह है कि चारों वेसल में वाटर का जो वॉल्यूम है बच्चों वो सेम है, इक्वल वॉल्यूम है, सिर्फ टेम्परेचर अलग अलग है। अब मेरा सवाल ये है आपसे कि कौन से वेसल में गैस ज़्यादा मिकदार में डिज़ोल्व होगी? कौन से वेसल में गैस ज़्यादा क्वांटिटी में डिज़ोल्व होगी? ए में, बी में, सी में या डी में? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप कि वेसल ए में गैस ज़्यादा क्वांटिटी में डिज़ोल्व होगी। सपोज हम मान लेते हैं कि कितनी गैस डिज़ोल्व हुई है बच्चों वेसल ए के अंदर? 2 मोल इतनी गैस डिज़ोल्व हुई है। लेकिन वही गैस सेम है,
लेकिन उसकी क्वांटिटी अब देखो आप, वेसल बी में होने वाली गैस है उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया। कितनी हो गई? सपोज 1.5 मोल इतनी गैस डिजॉल्व हो रही है। और वेसल सी में टेम्परेचर वाटर का और बढ़ गया, तो अब गैस कम क्वांटिटी में डिजॉल्व होगी। सपोज कितनी डिजॉल्व होगी? 1 मोल। और वेसल डी में टेम्परेचर और बढ़ गया, तो अब बताइए कितनी गैस डिजॉल्व होगी? 1 मोल से भी कम ना, सपोज 0.5 मोल। कहने का मतलब बच्चों, आप जैसे जैसे वाटर का टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, वैसे वैसे गैस की डिसोल्यूशन की प्रोसेस कम कम होते जा रही है। यानी कि वैसे वैसे गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होती जा रही है? कम कम होते जा रही है। तो इसकी क्या वजह है? इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न बहुत ही क्लियर है कि डिसोल्यूशन, यानी यहाँ पर गैस जब आप वाटर के अंदर पास कर रहे हो तो गैस का क्या होगा बच्चों? वेपराइजेशन होगा कि कंडेंसेशन होगा? कंडेंसेशन होगा। और जब गैस वाटर के अंदर जाएगी तो गैस के मॉलिक्यूल्स का कंडेंसेशन होगा। ओके। और जब उनका कंडेंसेशन होगा तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यानी कि हीट इवॉल्व होगी। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस में जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो यहाँ पर उसकी सॉल्युबिलिटी कम होते जाती है। ये लास्ट टाइम भी हमने देखा है। ठीक है, तो यही इसका रीज़न है। डियर स्टूडेंट, मैं आपको और एक एग्जांपल दूंगा। गर्मी के दिनों में ख़ास तौर पर आप मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये 4 महीनों में देखिए कि जितने भी तालाब हैं, नदियां हैं, वहाँ पर जो मछलियाँ होती है, तो ये दिन में ज़्यादा गर्मी होने की वजह से ये नीचे चले जाती है, उस तालाब की तह में चले जाती हैं, बॉटम में। इसका क्या रीज़न है? क्योंकि वहाँ पर, ध्यान से सुनो बच्चों मेरी बात, कि उस तालाब में, उस लेक में बॉटम में जो पानी है उसका टेम्परेचर कम है एज कंपेयर टू अपर लेवल। ऊपर का जो ऊपरी हिस्से का पानी है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है। इसलिए ऊपर के हिस्से में जो ऑक्सीजन गैस की सॉल्युबिलिटी रहेगी वो कम रहेगी, क्योंकि ऊपरी हिस्से में टेम्परेचर ज़्यादा है और निचले हिस्से में, तालाब के निचले पानी में, निचली सतह में टेम्परेचर कम होने के कारण ऑक्सीजन गैस की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है। और इसीलिए जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, फिशेस हैं और बहुत सारे हैं, ये इनको रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए और इसीलिए वो बॉटम में चले जाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से आज हमारा ये लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है और नेक्स्ट लेक्चर में हम इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ये पढ़ेंगे। आप उस लेक्चर को मिस बिल्कुल मत कीजिए। और आज का लेक्चर आपको समझ में अगर आया है या नहीं आया है, कमेंट सेक्शन में आप लिख कर भेजिए। आप इसके नोट्स तैयार कीजिए और इसको, वीडियो को पॉज करके इसको समझने की कोशिश कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।